भारत का संविधान। इस श्रृंखला में हम भारतीय संविधान को सरलता से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बंधुओं, आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुछ अन्य अनुच्छेदों की, कुछ और आर्टिकल्स की। सभी को जय श्री राम। मैं राष्ट्रवादी आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 की। तो बंधुओं, आइए बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जिसका हेडिंग है राइट टू फ्रीडम। इसमें 19, 20, 21, 21A और 22 ये आर्टिकल्स आते हैं। हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। आर्टिकल 1 है 19 का, क्लॉज 1, ऑल सिटीजन्स शॉल हैव द राइट। फिर इसमें जो ये क्लॉज है, मैं आपको थोड़ा पहले बताना चाहता हूँ, ये ABCDEG, ये हर सब क्लॉज को क्लॉज में बताया गया है। जैसे ये दिख रहा है ना, 2, 3, हम उस प्रकार से बात करेंगे। तो सब क्लॉज ए क्या कहता है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बंधुओं, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लॉज 2 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये क्लॉज 2, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such a law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the sovereignty and the integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense। ये पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, और एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी। एक्सप्रेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पेंट कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ एक्ट कर सकते हैं, उसे एक्सप्रेशन कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। बंधुओं, मैं यहाँ पर आपको एक इंस्टांस, एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे ये बहुत बहुचर्चित है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सबको पता है कि JNU में जब ऐसे नारे लगाए गए थे जो राष्ट्र के खिलाफ, भारत के खिलाफ थे, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे कुछ नारे लगाए गए थे। जिसके मुख्य क्या कहते हैं, मुख्य नारे लगाने वाले में से वो था ना, वो क्या नाम है, कन्हैया कुमार और वो खालिद मोहम्मद और कुछ थे। तो इनके समर्थन में सारा विपक्ष, सारे राजनीतिक दल विपक्षी इनका समर्थन में उतर चुके थे। वो क्या कांग्रेस, क्या कम्युनिस्ट पार्टी, क्या TMC, सारे ही विपक्ष के दल इसमें इनका समर्थन के लिए उतर चुके थे। क्या बोलकर कि इन्होंने तो अपने बोलने की आज़ादी, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल किया, तो इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। तो वो लोगों को सब पता है, लेकिन जानबूझकर अपना एजेंडा चलाने के लिए, जब यहाँ इस क्लॉज 2 में साफ साफ कहा जा रहा है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे नहीं, या ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं जो भारत की सुरक्षा के साथ और उसके संप्रभुता और अखंडता को कोई ठेस पहुंचे, कोई आंच पहुंचे, ऐसा हम कोई काम नहीं कर सकते। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये किस प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी हुई। और उसके बाद ये जो था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। मतलब एक ऐसे व्यक्ति को सज़ा मिली, अफजल गुरु जो आतंकवादी था, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फांसी की सज़ा दी, उसके खिलाफ कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है। तो कातिल कौन हुआ? कोर्ट। मतलब ये तो कोर्ट का कंटेम्प्ट हो गया। तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ हम नारेबाजी करें
हमारे कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी करें। ये हमको आज़ादी नहीं देता हमारा संविधान। इस पे ये थोड़ा ये भी पढ़ते हैं हम कि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो। हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, वो भी कानून के खिलाफ, नियम विरुद्ध हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम सिग्नल पे रुके हैं और लाइट रेड हो चुकी है, तो हम सबको रुकना है, ना कि हम गाड़ी को तेज़ चलाएंगे, और है ना। भले ही आपको कितनी भी घाई गड़बड़ी हो, कि जल्दबाजी हो, लेकिन आप रेड लाइट को क्रॉस करके नहीं जा सकते, ये नियम के खिलाफ हो जाएगा। हाँ, वो एम्बुलेंस जाएगी, वो एक अलग बात है, वो इमरजेंसी अलग है। बट हम लोग कितने भी, जैसे हम जॉब के लिए लेट हो रहे हो, कहीं पहुंचना है हमें जल्दी से, तो आप नियम विरुद्ध जा करके रेड लाइट तोड़ करके, सिग्नल तोड़ करके आप जा नहीं सकते, नहीं तो वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ पे फिर सामने जाके एक्सीडेंट हो सकते हैं, बहुत सी बातें हैं। तो उसी प्रकार से हम कोई आज़ादी के चलते, बोलने की या अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो। ठीक है। अब ये देखिए, डिसेंसी और मोरालिटी। अब इससे मुझे वो दक्षिण भारत के, वो है ना, वो क्या नाम है, AIMIM का प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी, उसके बारे में मुझे याद आता है। वो तो कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी में वो कुछ भी कह सकता है, किसी के खिलाफ या कुछ भी, किसी के भी बारे में बोल सकता है। तो यहाँ डिसेंसी और मोरालिटी, शिष्टाचार और सदाचार, मतलब आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अशिष्ट व्यवहार कहा जाए या दुराचार कहा जाए। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन उसके छोटे भाई ने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद सब जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ये बहुत फेमस हुआ था, सबको ही पता है। एक्चुअली प्रसिद्ध नहीं कहूँगा, कुप्रसिद्ध हुआ था, ये सबको पता है। तो इनको तो मोरालिटी और डिसेंसी के बारे में पता ही नहीं, कोई संस्कार है नहीं, इसलिए ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। और हमेशा एक विशेष वर्ग, खासकर मुस्लिम के लिए, ये हमेशा इनको अपीस करने के चक्कर में एक दूसरे वर्गों को हमेशा ये नीचा दिखाएंगे। जो व्यक्ति, असदुद्दीन ओवैसी, हमेशा संविधान की बात करता है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, उसके खुद की पार्टी का नाम क्या है, AIMIM का, अगर आप लॉन्ग फॉर्म जानते होंगे। AI को हटा दीजिए, ऑल इंडिया। MIM का क्या है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब जिसकी पार्टी मुस्लिम के लिए है, वो सेकुलरिज्म की बात करता है। और जो बात बात पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाता है, वो संविधान की बात करता है। आज तो हमारे देश में ये फैशन हो गया, जबकि वो खुद को बहुत बड़ा लॉयर, बैरिस्टर कहता है, संविधान का चैंपियन समझता है अपने आप को, संविधान का एक्सपर्ट कहता है। क्या उसे ये सब पता नहीं है? सब पता है, फिर भी जानते बूझते ऐसा ये लोग काम करते हैं। तो बंधुओं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारे देश में हमारा जो मूल प्रश्न था, इस सीरीज़ बनाने का जो उद्देश्य था, कि क्या हमारा भारत का संविधान समग्र भारत पर पूरी तरीके से लागू है। मेरा ऐसा स्वयं का मानना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है कि आज भी हमारा संविधान पूरे भारत पर ठीक से लागू नहीं है। अब चलते हैं सब क्लॉज बी पर। क्या कहता है? टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। आप कोई सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, निशस्त्र होकर, बिना कोई शस्त्र के, बिना कोई आर्म्स के। सी, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम कोई भी एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। डी, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बंधुओं, ये जो सब क्लॉज डी है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके लिए हमें एक एक्ट के बारे में डिस्कस करना यहाँ ज़रूरी है। वो एक्ट है ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। 1873 यानी आपको समझ में आ गया होगा, जब ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल पावर का हमारे देश के ऊपर राज था, शासन था। ये तब का कानून है जो आज तक चल रहा है। इसके सैलिएंट फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। ये वन लोकल स्टेट एक्सटेंट टू पावर टू प्रिस्क्राइब एंड ऑल्टर इनर लाइन, ये जो तीसरा है, द पेनल्टी फॉर क्रॉसिंग लाइन विदाउट पास,
अब इसको थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पर हम विदाउट पास नहीं जा सकते। ये प्रीएम्बल इसका, इस एक्ट का। वेयर एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल हैज़ बाय रेजोल्यूशन इन काउंसिल डिक्लेयर्ड द प्रोविजंस ऑफ एक्ट 33 चैप्टर 3 सेक्शन 1 टू बी एप्लीकेबल टू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कामरूप, दारंग, नौगांव, शिवसागर, लखीमपुर, गारो हिल्स, खासी एंड जैतिया हिल्स, नागा हिल्स एंड कछार। ये जो कामरूप, दरांग, नाओगोंग और कछार, शिवसागर, लखीमपुर है, ये सारा असम में आता है। और गारो हिल्स, खासी एंड जैतिया हिल्स ये मेघालय में, और नागा हिल्स नागालैंड में। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रियम्बल है, इसमें जो 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए हैं, इसको दिसंबर 2019 में इसे एक अडेप्टेशन ऑफ लॉस अमेंडमेंट ऑर्डर 2019 के जरिए इसे प्रियम्बल में कुछ चेंजेस यानी अमेंडमेंट किए गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन का जो प्रियम्बल था, जिसमें पहले असम के डिस्ट्रिक्ट्स, मेघालय के और नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसे बदल के अभी ये किया है। ये देखिए प्रियम्बल इन द ओपनिंग पैराग्राफ फॉर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कामरूप, दरंग, नौगांव, शिवसागर, लखीमपुर, नागा हिल्स, कछार सब्सटीट्यूट इसे बदल के आज इसे कहा जाता है स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स शब्द था वहाँ पे सब्सटीट्यूट करके उसे स्टेट्स कहा गया। तो अब ये इनर लाइन परमिट जो है ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में लागू है। अब यहाँ पर विदाउट पास नहीं जा सकते। इसका सेक्शन 3 देख लेते हैं। ये देखिए, पेनल्टी फॉर क्रॉसिंग लाइन विदाउट पास। यहाँ पर विदाउट पास आप नहीं जा सकते, हम में से कोई नहीं जा सकता है। भारतीय होने के बावजूद भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर इन डिस्ट्रिक्ट्स में विदाउट पास नहीं जा सकते। आपके लिए, उसके लिए आपको एक स्पेशल पास की ज़रूरत पड़ती है। तो बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि हम आज़ाद भारत में ही, हमारे भारत के भीतर आंतरिक क्षेत्र में हम नहीं जा सकते। उसके लिए हमें एक स्पेशल पास की आवश्यकता पड़ेगी यदि हमें उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जगह पर जाना है। क्योंकि इस जगह पर इतने सारे रिसोर्सेस है, यहाँ पे इतने पेड़ पौधे, इतने जड़ी बूटियाँ हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं, इनके ऊपर अंग्रेज़ों की नज़र थी। ये बहुत ही एक दुर्लभ संसाधन था जो सिर्फ भारत में ही मिलता है और इन इलाकों में मिलता है। तो उस वजह से उन्होंने ये कानून बनाया था, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 में, जिसकी वजह से वहाँ पर हर कोई नहीं जा पाता था। लेकिन वो कानून, जबकि भारत के तथाकथित आज़ादी के 75 वर्ष में हम हैं, तब भी ये कानून अभी भी चालू है। आज भी ये कानून शुरू है। तो बंधुओं, इसीलिए हम, जब हमारा जो मूल प्रश्न ये था, क्या हम भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है, क्या समग्र भारत पर पूरी तरीके से लागू है, इसलिए वारंवार ये प्रश्न निर्माण होता है। और DE टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। चलिए, आज तो कहीं पर भी रह सकते हैं, नहीं तो 370 यदि कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से ना हटता तो वहाँ पर तो हम जा भी नहीं पाते थे, ना ही ज़मीन या ना ही घर, ना ही कुछ कर पाते थे। अब आते हैं ये क्लॉज, सब क्लॉज G, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सब क्लॉज है बंधुओं, क्योंकि ये तो साफ साफ कहता है कि आप किसी प्रकार का कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी उद्योग धंधा, नौकरी या कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आपके उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसका जो क्लॉज 6 है, ये नथिंग इन सब क्लॉज G of the said clause that shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the general public reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said subclause, and in particular nothing in the said subclause shall affect the operation of any existing law insofar as it relates to or prevent the state from making any law relating to। ये प्रोफेशन टेक्निकल के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस सब क्लॉज, ये जो राइट टू
फ्रीडम है आर्टिकल 19 का सब क्लॉज जी कि हम कोई भी उद्योग धंधा नौकरी कुछ भी कोई भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे यदि आपको वो बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं आपको जजमेंट की कॉपी दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये 26 अक्टूबर 2005 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 7 जजों की बेंच थी उस समय। चीफ जस्टिस थे RC लाहौटी साहब एंड अदर्स। ये केस था, ये देखिए, श्री अहिंसा आर्मी मानव कल्याण जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस इसके खिलाफ। ये है मेन मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जमात अहमदाबाद का रहने वाला एंड अदर्स। तो इस जजमेंट की कॉपी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये जो व्यक्ति है मिर्ज़ापुर मोती कसाब कुरैशी, इसका ये कहना था कि मैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के हिसाब से कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय देश में हर राज्य में काफ़ी सारे कत्ल खाने कसाई खाने थे। तो इस मुस्लिम व्यक्ति का ये कहना था कि गाय काटना मेरा ये बिजनेस है, मेरा प्रोफेशन है, और मुझे आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है मेरा, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जब ये केस कोर्ट में आया तब वहाँ पे और कुछ आर्गूमेंट्स दलीलें दी गई कि हमारे कुरान में भी ये लिखा है। तो जब कोर्ट ने पाया कि संपूर्ण कुरान में कहीं पर भी एक भी आयत नहीं मिलती है जहाँ पर ये लिखा है कि गाय को काटना ये इस्लाम मज़हब में जायज़ है, क्योंकि मैंने भी कुरान पढ़ी है पूरी तरीके से, कोई भी ऐसी एक आयत मिलती नहीं है। और इनका जब ये आर्गुमेंट था कि मैं कोई भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन कर सकता हूँ, तब कोर्ट ने ये कहा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स या हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे को कोई तकलीफ़ हो या किसी के धार्मिक सेंटिमेंट्स को आहत पहुँचे, या ऐसा कोई काम ना करें कि दूसरे को जिससे हमको तकलीफ़ हो। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, इसमें आप देख भी सकते हैं क्लॉज 6 में, आप यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो इसमें ऐसा कुछ काम ना करें जिससे हम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाए। अब मैं इसमें एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। ये तो जजमेंट आया 2005 को ना, लेकिन हमारा संविधान ये तो लागू है 26 जनवरी 1950 से। तो इस पे एक चीज़ हम लोग ये देखेंगे, इसका आर्टिकल ये 48, ये देखिए। जबकि ये मैं आपको ये बता देता हूँ, ये पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, इस पर हम बाद में आएंगे। मैं बताना ये चाह रहा था, इसका जो आर्टिकल 48 है, ये देखिए क्या कहता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन का ऑर्गेनाइजेशन क्या कहा गया है, द स्टेट शॉल एंडिवियर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड शॉल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। मतलब आप गायों का और उनके बछड़ों का हत्या नहीं कर सकते, ये निषेध है, और किसी दुधारू पशुओं का भी हत्या नहीं कर सकते। जबकि ये आर्टिकल 48 ये तो पहले से लागू है। तो इसके लिए ये दलील देना कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, उसमें मैं कत्ल खाने कसाई खाने में मैं गाय भैंस भी काट सकता हूँ, जबकि ये आर्टिकल 48 साफ साफ कहता है कि हमारे देश में गाय और उनके बछड़ों का हत्या नहीं हो सकती, ये निषेध है। और ये काम किसका है? ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि राज्य में किसी प्रकार से इलीगली कोई कत्ल खाना या कसाई खाना जहाँ पर गायों या उनके बछड़ों की हत्या होती हो, ये ना हो। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना। जबकि बावजूद इसके और बावजूद 2005 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आज भी केरला और नॉर्थ ईस्ट, सारा नॉर्थ ईस्ट जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, ये ऐसे स्टेट्स हैं आज भी यहाँ पर
कसाई खाने, कत्ल खाने हैं और गौ रक्षा पर, गौ हत्या पर कोई भी कानून यहाँ पर नहीं है। क्योंकि हम बात तो करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, अधिकारी की बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों की कोई बात नहीं करता। जैसे कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में अगर आप देखें जो आर्टिकल 51A है, पार्ट 4A का, उसका जो सब क्लॉज जी है, क्या कहता है वो? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। हमें वातावरण का, पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, हमारे जितने लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, और पशु के प्रति भी हमें अपनी दया भाव दिखाना है। ये तो ड्यूटीज़ की बात होगी, दायित्व। हम अधिकार को मांग सकते हैं या कोर्ट में जाकर उसके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ की जब बात आती है, कर्तव्यों की, दायित्वों की, वो कौन करेगा ये? क्योंकि ये तो एनफोर्सेबल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं पूरा कर रहा तो मैं उसको कोर्ट में घसीट नहीं सकता। ये तो हम पर, खुद पर, स्वयं पर निर्भर है कि हम अपने ड्यूटीज़ को कैसे निभाते हैं। तो बंधुओं, आज आर्टिकल 19 पर हमने बात की है। वीडियो वैसे काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं सोच रहा था कि कुछ और आर्टिकल्स पे बात करें, तो नेक्स्ट वीडियो पे कुछ अगले आर्टिकल्स पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी सुख में रहें, शांति में रहें, समृद्ध में रहें, स्वस्थ में रहें, इसी कामना के साथ आज मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माँ भारती।